हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, जो हमारे यूजीसी नेट वाले सीरीज है उसमें जो हमारा आज का टॉपिक है नागरिकता का समुदायवादी सिद्धांत। तो चलिए समझते हैं कि नागरिकता का समुदायवादी सिद्धांत क्या होता है और इससे संबंधित विद्वानों ने क्या क्या विचारधाराएं दी हैं। तो देखिए, नागरिकता का जो समुदायवादी सिद्धांत है वो व्यक्ति और समुदाय के मजबूत संबंधों पर बल देता है। इसमें जो नागरिक ऐसे व्यक्ति को माना जाता है जो राजनीतिक वाद विवाद, निर्णय प्रक्रिया में भाग लेकर समाज के भावी रूप के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो नागरिकता का समुदायवादी सिद्धांत है, नागरिकता के समुदायवादी सिद्धांत की विचारधारा है कि जो नागरिक कैसा व्यक्ति है। नागरिक एक ऐसा व्यक्ति है जो राजनीतिक वाद विवाद जो होते हैं, राजनीति में जो निर्णय प्रक्रिया होती है, निर्णय प्रक्रिया में भाग लेता है और भाग लेकर वो समाज का क्या भावी रूप क्या होगा, भविष्य में समाज कैसा होगा, भविष्य में समाज के लोग कैसे होंगे, समाज कैसा होगा, विचारधारा लोगों की क्या होगी, इस चीज का वो निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये है नागरिक समुदायवादी सिद्धांत के विद्वानों के अकॉर्डिंग, ठीक है, विद्वानों के अनुसार। फिर इन्होंने जो नागरिकता का मुख्य लक्षण इन्होंने सहभागिता को माना है कि जो नागरिकता का सबसे मुख्य लक्षण क्या होगा कि समाज में सहभागिता को बढ़ावा दिया जाए, राजनीतिक वाद विवाद, निर्णय निर्माण, इन कार्यों में सभी व्यक्ति सामूहिक रूप से भागीदारी निभाए, सहभागिता अपनी निभाए, ठीक। फिर इनका एक और मानना है कि जो व्यक्ति है उसका विकास, पहचान, अधिकार, अस्तित्व, ये सब समाज में ही संभव है। कि जो व्यक्ति अगर ये कहे कि समाज में मेरे अलावा और कोई नहीं है या मैं समाज के किसी रीति रिवाज को नहीं मानता हूँ, मुझे समाज से कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो व्यक्ति है, व्यक्ति का जो विकास होगा, उसे जो भी पहचान मिलेगी, उसे जो भी अधिकार मिलेंगे, वो सब कहाँ से मिलेंगे? वो सब समाज से ही मिलेंगे। समाज से ही वो संभव है। बिना समाज के उसे ना तो अधिकार मिल सकता है, ना उसका कोई अस्तित्व होगा, ना उसे कोई पहचान मिलेगी, ना उसका विकास संभव होगा, ठीक है। फिर नागरिकता के बारे में इस सिद्धांत के मानने वालों का कहना है कि जो नागरिकता है वो केवल कानूनी दर्जा नहीं है, बल्कि समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारी है, सामाजिक राजनीतिक जीवन में भागीदारी का नाम है। नागरिकता के बारे में इन्होंने कहा था कि जो नागरिकता केवल कानूनी दर्जा नहीं है, बल्कि समुदाय के प्रति नागरिकता ऐसा नहीं है कि आपने केवल कानून में लिख दिया है, कानून में एक दर्जा दे दिया है व्यक्तियों को कि आप नागरिक हो, सिर्फ ये इसी से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको नागरिक होने के लिए, नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपको समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी, ठीक है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में आपको भागीदारी भी निभानी पड़ेगी, जिससे कि समुदाय के हित बढ़ते हो। तो ये तो था नागरिकता के समुदायवादी सिद्धांत के बारे में हमने थोड़ा जाना है कि नागरिकता का जो समुदायवादी सिद्धांत है वो मुख्य रूप से है क्या। हमें इसमें सबसे महत्वपूर्ण रूप से यही बात ध्यान रखने की है कि जो नागरिकता का समुदायवादी सिद्धांत है वो व्यक्ति और समाज के जो आपस के संबंध है उन संबंधों पर बल देता है। फिर इसके जो समर्थक है, इस सिद्धांत के समर्थक, उसमें आते हैं माइकल सैंडल, अलास्डेयर मैकिंटायर, माइकल वाल्जर और चार्ल्स टेलर। ये चार प्रमुख इस सिद्धांत के समर्थक है। इसमें हन्ना अरेंडेट का भी नाम आता है, बेंजामिन बार्गबर्ग का भी नाम आता है, लेकिन जो हम अपने लेक्चर में कवर करेंगे वो इन्हीं चार विद्वानों को कवर करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद देख लेते हैं हम इस सिद्धांत की विशेषताएं क्या क्या है, जिससे कि हमें और क्लियर हो जाएगा कि ये सिद्धांत है क्या मूल रूप से। विशेषताओं में सबसे पहले तो है समुदाय को प्राथमिकता। देखिए, जो ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत में विद्वानों का कहना है कि जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हित के बजाय समुदाय के हितों को प्राथमिकता देता है। जहां व्यक्तिगत हित होगा और जहां समुदाय का हित होगा, तो वहां समुदाय के हित के लिए व्यक्तिगत हित को एक तरफ कर दिया जाएगा, व्यक्तिगत हित को महत्व नहीं दिया जाएगा, बल्कि समुदाय के हित को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। इससे संबंधित विद्वानों का मानना है कि जो व्यक्ति के हित समुदाय में ही निहित होते हैं। अगर समुदाय के हित पूरे हो जाएंगे तो व्यक्ति के हित भी अपने आप पूरे हो जाएंगे, ठीक। इसलिए समुदाय के हितों को प्राथमिकता दी जाती है। सेकंड होता है नागरिकों के दायित्वों पर बल। देखिए, इस सिद्धांत की महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि जो नागरिक होते हैं, नागरिकों के इस सिद्धांत में दायित्व और कर्तव्यों पर अधिक बल दिया गया है, ठीक है। अधिकारों को कम किया गया है, लेकिन जो नागरिकों के दायित्व और कर्तव्य हैं उनके पूरे समाज के प्रति या फिर राज्य के प्रति उस पर बल दिया गया है। थर्ड, सक्रिय राजनीतिक सहभागिता।
तो देखिए इस सिद्धांत की मान्यता है कि जो नागरिक है, नागरिक कोई निष्क्रिय दार्शनिक नहीं है। नागरिक ऐसा नहीं है कि समाज में जो भी चीजें हो रही है उन्हें बैठकर देखता रहे। समाज में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो भी रीति रिवाज है, जो भी नई चीजें लाई जा रही है, या फिर समाज में जो भी मान्यताएं फैल रही है, सरकार द्वारा कोई भी नए नियम कानून बनाए जा रहे हैं, उन सबको जो नागरिक है, नागरिक निष्क्रिय व्यक्ति होकर नहीं देखेंगे, बल्कि अपनी सक्रियता इन उन कार्यों में दिखाएंगे। ठीक है, राजनीतिक सहभागिता दिखाएंगे, सक्रियता बढ़ाएंगे उन सभी कार्यों में, ताकि पूरे समुदाय के हितों पर ध्यान दिया जा सके। फिर फोर्थ इसकी विशेषता है सांस्कृतिक विशिष्टता का सम्मान। कि देखिए जो समाज में जो संस्कृतियां होती हैं, ऐसा ना किया जाए कि जो समाज में संस्कृतियां हैं अलग अलग, अगर विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां किसी समाज में हैं तो उनमें से कुछ संस्कृतियों को दबा दिया जाए या समाप्त कर दिया जाए, ऐसा ना हो, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्टता का सम्मान किया जाए। इससे क्या होता है, इससे समाज में जो आपसी फूट है, आपसी फूट पड़ने की संभावना कम रहती है। फिर फिफ्थ है साझा मूल्यों का विकास। साझा मूल्य कि इस तरह के मूल्यों का समाज में विकास किया जाए जिससे कि हम की भावना को बढ़ावा मिले। व्यक्तिगत हितों के बजाय समाज में ऐसे मूल्यों का विकास किया जाए जो कि साझा मूल्य हो, जिससे कि हम की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। फिर इन्होंने इसकी एक विशेषता क्या है, बाजार आधारित प्रतिस्पर्धा का विरोध। तो इस सिद्धांत से संबंधित विद्वानों का मानना है कि वे लोग जो केवल आर्थिक लाभ के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, केवल धन कमाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, ऐसे लोग मजबूत राजनीतिक समाज का निर्माण नहीं कर पाते हैं। नागरिकों को केवल आर्थिक लाभ के लिए ही प्रतिस्पर्धा नहीं करनी, बल्कि सामाजिक मूल्यों को बेहतर बनाने के लिए, राजनीतिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए भी प्रतिस्पर्धा करनी है। उससे ही एक मजबूत समाज का निर्माण हो पाएगा। तो ये थी नागरिकता के समुदायवादी सिद्धांत से संबंधित विशेषताएं। अब इसके हम कुछ दोष देख लेते हैं। दोष क्या क्या है? दोष इसमें सबसे पहला तो दोष यही होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन। कि देखिए आप किसी एक व्यक्ति के हितों को तो बढ़ावा नहीं दे रहे हो, आप समुदाय के हितों को बढ़ावा दे रहे हो। जरूरी तो नहीं है जो समुदाय का हित है वो किसी एक व्यक्ति के हित में निहित हो। ये भी हो सकता है कि देखिए जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आप हनन कर रहे हैं, आप व्यक्तियों को तैयार कर रहे हैं समुदाय के हितों को बढ़ावा देने के लिए। तो इस तरीके से जो समुदाय है, समुदाय के सभी व्यक्ति काम केवल किस लिए करेंगे, समुदाय के हितों को बढ़ावा देने के लिए। अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर वो काम नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। सेकंड, बहुसंख्यकवाद का खतरा। बहुसंख्यकवाद का खतरा कैसे होगा कि देखिए कोई एक समाज है, उस समाज में जो नागरिकता का समुदायवादी सिद्धांत है, इसमें ये खतरा होता है कि जो बहुसंख्यक वर्ग है, बहुसंख्यक वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों का हनन करे। उसके बाद थर्ड नंबर पर है रूढ़िवादिता को बढ़ावा। जो समुदायवादी सिद्धांत में एक सोच ये रहती है कि जो उसमें जो भागीदारी करने वाले ज्यादातर व्यक्ति होंगे, वो व्यक्ति कैसे होते हैं, वो व्यक्ति रूढ़िवादिता को बढ़ावा देने वाले होते हैं। समाज में ज्यादातर लोग ऐसे रहते हैं जो कि पुरानी प्राचीन परंपराओं को मानने वाले ही होते हैं। वो उनमें कोई बदलाव नहीं करना चाहते हैं, वो प्रचलित प्रथाओं में, मान्यताओं में कोई बदलाव नहीं करना चाहते हैं। इससे रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिलता है। फिर फोर्थ है जटिल आधुनिक समाजों में अव्यवहारिक। कि जो आजकल के जो जटिल समाज है, आधुनिक समाज में समुदाय की जो भावना है, समुदाय की भावना को बढ़ावा देना ही मुश्किल है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति आज के समय में केवल अपने आप के बारे में सोचकर चलता है। आज के समाज जटिल समाज होते जा रहे हैं। और इन समाजों में अगर आप कहेंगे नागरिकता के समुदायवादी सिद्धांत को महत्व दिया जाएगा, समुदाय को महत्व दिया जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, आधुनिक समाजों में ये अव्यवहारिक है। तो अब हम देख लेते हैं, ये तो हमने देख लिया मोटे मोटे तौर पर कि नागरिकता का जो समुदायवादी सिद्धांत है क्या। मुख्य रूप से हमें यही ध्यान रखना है कि नागरिकता के समुदायवादी सिद्धांत में व्यक्ति के हितों को ना बढ़ावा देकर समुदाय के हितों को बढ़ावा दिया जाता है। व्यक्ति और समुदाय के मजबूत संबंधों पर ध्यान दिया जाता है। नागरिकों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो राजनीतिक वाद विवाद, राजनीतिक निर्णय निर्माण में प्रक्रिया लेंगे और जो समाज में आने वाली पीढ़ी है, भावी पीढ़ी के लिए समाज के भावी रूप का निर्धारण करने में सफल होंगे। ठीक है, करने का प्रयास करेंगे। अब हम देख लेते हैं इसके समर्थक कौन कौन से। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे माइकल सैंडल को। ये जैसे कि आपको पता है, मैंने ये सीरीज जो ली है वो नीचे से ऊपर की साइड को ली है। ठीक है, आप अपने नोट्स अपने हिसाब से बना लेना। तो देखिए
इन्होंने समुदायवादी सिद्धांत देने के लिए जो अपना सिद्धांत है, अपने सिद्धांत में उदारवाद की आलोचना की है। उनका कहना है उदारवाद के बारे में कि जो उदारवाद है वो नागरिक को उसके समाज से अलग कर देता है, एक स्वार्थी इकाई बना देता है। कि उदारवाद क्या है, उदारवाद ने व्यक्ति पर सबसे अधिक बल दिया है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे अधिक बल दिया है, व्यक्ति के अधिकार पर सबसे अधिक बल दिया है। इससे क्या होता है कि इससे जो नागरिक है, नागरिक समाज से अलग हो जाता है, नागरिक समाज से कट जाता है, वो अपने आप को ही सब कुछ समझने लगता है और इससे वो उसमें क्या हो जाता है, इससे उसमें स्वार्थ की भावना का जन्म होता है। फिर इनकी पुस्तकें देख लेते हैं, मुख्य मुख्य कौन कौन सी पुस्तकें हैं इनकी। एक तो लिखी है सबसे स्टार्टिंग में 1982 की इनकी पुस्तक है लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस, उदारवाद और न्याय की सीमाएं। ठीक, दूसरी पुस्तक है जो इन्होंने 2012 में लिखी है, व्हाट मनी कैन नॉट बाय, पैसा क्या नहीं खरीद सकता। थर्ड है द टायरेनी ऑफ मेरिट, मेरिट की तानाशाही। ठीक है, थर्ड है जो 2020 में लिखी है, द टायरेनी ऑफ मेरिट, मेरिट की तानाशाही। तो ये तीन पुस्तकें जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो माइकल सैंडल है, माइकल सैंडल ने उदारवादी नागरिकता को खारिज करने के तर्क क्या क्या दिए। उन्होंने जो अपने सिद्धांत में कहा है, उदारवाद की जो आलोचना की है, उस आलोचना के बारे में उनके तर्क क्या क्या थे, वो तर्क देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला तर्क आएगा हमारा आभारित बनाम जड़ा हुआ व्यक्ति। जो उदारवादी नागरिकता से संबंधित विद्वान है, उनका कहना है कि जो व्यक्ति है वो समाज से पहले है, वो अपनी पहचान स्वयं चुनता है। ये तर्क दिया है उदारवादी विद्वानों ने, उदारवादी नागरिकता से संबंधित विद्वानों ने, कि जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति समाज से पहले होता है, समाज पहले नहीं है, व्यक्ति पहले है, व्यक्ति से ही समाज बना है। ये तर्क है उदारवादी विद्वानों का। और जब व्यक्ति से ही समाज बना है तो जो व्यक्ति है, व्यक्ति अपनी पहचान पहले चुनता है, पहचान चुनने के बाद में वो समाज का हिस्सा बनता है। ये कहना है उदारवादी नागरिकता से संबंधित विद्वानों का। इसमें जो माइकल सैंडल है, उन्होंने तर्क दिया कि देखिए, कोई भी जो नागरिक है वो शून्य में पैदा नहीं होता। जहां वो पैदा होगा उस समाज की कोई भाषा होगी, कोई संस्कृति होगी, कोई इतिहास होगा। तो इस तरीके से जो नागरिक है, इसकी पहचान पहले से तय हो जाती है। और जो ये ऐसा नागरिक होगा जिसकी पहचान पहले से तय हो जाएगी, ऐसे नागरिक को उसने कहा है आभारित व्यक्ति, जो आभारी है किसका, अपनी संस्कृति, भाषा और पहचान का। और जो उदारवादी विद्वान है, इन्होंने जो व्यक्ति जो अपना सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को उन्होंने कहा जड़ा हुआ व्यक्ति। माइकल सैंडल ने अपने सिद्धांत में तर्क दिया कि देखिए, जो उदारवादी नागरिकता से संबंधित विद्वान है, उन्होंने जो कहा है कि व्यक्ति समाज से पहले होता है, पहले समाज में वो अपनी पहचान बनाता है, अपनी पहचान स्वयं चुनता है, उसके बाद वो समाज का सदस्य होता है, तो ये संभव नहीं है। इसे उन्होंने जड़ा हुआ व्यक्ति की संज्ञा दी है। फिर उन्होंने उदारवादी नागरिकता के सिद्धांत का जो खंडन किया, उसमें जो उन्होंने अपना तर्क दिया, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, कोई भी व्यक्ति है, ये बात तो वेल नोन है ना, कि कोई भी व्यक्ति ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल शून्य में पैदा हुआ है। जहाँ कोई व्यक्ति पैदा हुआ है उस जगह की कोई संस्कृति नहीं है, कोई भाषा नहीं है, कोई इतिहास नहीं है, कोई किसी समाज का सदस्य नहीं है, उससे संबंधित जितने लोग हैं वो किसी समाज के सदस्य नहीं है। ये तो नहीं हो सकता ना। व्यक्ति जहाँ पैदा होगा उस जगह की कोई ना कोई भाषा भी होगी, कोई संस्कृति भी होगी, रहन सहन की कुछ परंपराएं होंगी, कुछ रीति रिवाज भी होंगे, समाज के कुछ सदस्य होंगे। तो यही उनका कहना था कि जो नागरिक है, नागरिक किसी शून्य में पैदा नहीं होता, बल्कि जिस जगह व्यक्ति पैदा होता है उसकी कुछ भाषा भी होती है, संस्कृति भी होती है, इतिहास भी होता है। और इन्हीं के फलस्वरूप जो व्यक्ति की पहचान है वो पहले से ही तय हो जाती है, जन्म से ही व्यक्ति की पहचान तय हो जाती है। और ऐसे व्यक्ति को उन्होंने आभारित व्यक्ति कहा है। दूसरी तरीके से इन्होंने खंडन किया, अधिकारों पर भलाई को इन्होंने प्राथमिकता दी है। जो हमारे उदारवादी नागरिकता से संबंधित विद्वान है, उन्होंने क्या कहा है कि जो राज्य है, राज्य न्याय प्लस अधिकारों को मान्यता दे। इसके साथ में जो लोग हैं वो निजी प्राथमिकताओं में निष्पक्ष रहें। फिर इसी के बारे में जो सैंडल है, सैंडल ने क्या तर्क दिया कि जो समाज है, समाज में साझा नैतिक मूल्य प्लस साझा भलाई, इसे समझे बिना न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरे तर्क के आधार पर उन्होंने खंडन किया कि देखिए, जो उदारवादी नागरिकता से संबंधित विद्वान है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो राज्य है, राज्य न्याय और अधिकारों को मान्यता दे, राज्य व्यक्ति को न्याय उपलब्ध कराए, उनके अधिकारों को महत्व दे, उनके अधिकारों को मान्यता दिलाए। जो लोग हैं, लोग अपने निजी प्राथमिकताओं में निष्पक्ष रहे। ठीक है, कि लोग अपने जो निजी कार्य हैं, अपने जो हित है, अपने हितों के प्रति निष्पक्ष रहे। अब इसी में ही फिर सैंडल ने तर्क दिया कि देखिए, जो समाज है
आप तो केवल एक व्यक्ति के हितों को प्राथमिकता दे रहे हो, ठीक है। आप एक व्यक्ति के अधिकारों को या न्याय को प्राथमिकता दे रहे हो, लेकिन जो हमारा समाज होता है, समाज में सभी लोगों के नैतिक मूल्य साझा होते हैं, और जब साझा नैतिक मूल्य होंगे तो जो भलाई है, भलाई भी साझा ही होगी। अगर कोई व्यक्ति एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर रहा है तो वो तो हर किसी के लिए गलत है ना। किसी भी व्यक्ति पर अनैतिक दबाव बनाना, उसके साथ कोई अनैतिक कार्य करना, ये तो किसी भी व्यक्ति के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि किसी एक व्यक्ति के लिए वो सही होगा और 10 के लिए वो गलत होगा। वो तो सभी व्यक्तियों के लिए गलत है। तो इसलिए ये क्या होगा, ये होगा साझा नैतिक मूल्य होंगे, कि समाज में साझा नैतिक मूल्य होते हैं। जो साझा नैतिक मूल्य होते हैं उनसे साझा भलाई होती है, ठीक है। आप जब साझा नैतिक मूल्यों का पालन करेंगे तो उससे पूरे समाज की भलाई होगी। और अगर आप ये नहीं समझते कि अगर हम समाज की भलाई करें और समाज की भलाई से ही व्यक्ति की भलाई हो जाएगी, तो आप न्याय कर ही नहीं सकते, न्याय की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि व्यक्तियों के साथ न्याय होगा। ये था दूसरा आधार उनके खंडन का। फिर थर्ड है नैतिक बंधनों की खोज। इसमें जो उदारवादी नागरिकता से संबंधित विद्वान है, उनका कहना है कि जो व्यक्ति है वो अपने जीवन के लक्ष्य स्वयं चुनता है। इसमें फिर सैंडल ने ही तर्क दिया कि जो नागरिक है वो लक्ष्य चुनता नहीं है, बल्कि समाज में रहकर ये खोज करता है कि उसके समाज के लिए क्या सही है और क्या गलत। जो इसमें उदारवादी नागरिकता से संबंधित विद्वान है, उन विद्वानों का तर्क है कि देखिए, जो व्यक्ति है, व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य स्वयं चुनता है। व्यक्ति स्वयं ये देखता है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। स्वयं ये देखता है कि मुझे अपने जीवन में किस जगह पर जाकर ठहरना है, मुझे कहाँ क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या होगा, ये व्यक्ति स्वयं चुनता है। इसमें किसी दूसरे व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। वहीं सैंडल ने फिर तर्क दिया कि देखिए, जो नागरिक होगा, नागरिक कैसे लक्ष्यों को चुनेगा, नागरिक उन्हीं लक्ष्यों को चुनेगा जो उसके समाज से संबंधित होते हैं। समाज से बाहर रहकर नागरिक नहीं सोचता है अपने लक्ष्य चुनने के बारे में, जीवन के लक्ष्य चुनने के बारे में, ठीक है। नागरिक लक्ष्यों का चुनाव नहीं करता है, बल्कि जिस समाज में वो रह रहा है उस समाज में रहकर वो चीजों की खोज करता है, लक्ष्यों की खोज करता है कि मेरे समाज के लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो ये था नैतिक बंधनों की खोज। ये तो हमने देख लिया उदारवाद के खिलाफ उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। अब हम देखते हैं कि उन्होंने बाजारवाद के खिलाफ क्या तर्क दिए थे। देखिए, बाजारवाद के बारे में उनका क्या कहना था कि पिछले कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि जो बाजार अर्थव्यवस्था है वो बाजार अर्थव्यवस्था से बाजार समाज की ओर परिवर्तित हो रही है। जो बाजार अर्थव्यवस्था है वो कहाँ परिवर्तित हो रही है, बाजार समाज की ओर। बाजार क्या है, बाजार एक ऐसी चीज है ना जहां पर वस्तुओं की खरीद बिक्री होती है, और वस्तुओं की खरीद बिक्री होगी तो उत्पादन में वृद्धि होगी। तो ये तो हो गई बाजार अर्थव्यवस्था, इसे तो उसने सही माना है। लेकिन फिर उसने कहा है कि जो आधुनिक समाज है वो बाजार अर्थव्यवस्था से बाजार समाज की ओर परिवर्तित हो रहे हैं। बाजार समाज क्या है, यहाँ तो जो बिकेगी बाजार अर्थव्यवस्था में केवल उत्पादित वस्तुएं बिकेगी, लेकिन यहाँ पर सभी वस्तुएं बिकाऊ हैं। और सभी वस्तुएं बिकाऊ में कौन कौन सी वस्तुएं आ जाती हैं, उत्पादित वस्तुएं तो होंगी ही, इसके साथ ही गैर बाजार या गैर उत्पादित वस्तुएं भी आ जाएंगी, जैसे कि सामाजिक मूल्य, रीति रिवाज, मानवीय रिश्ते। ये सब क्या है, ये सब बिकाऊ हो गए हैं। जो वर्तमान हमारा समाज है, वर्तमान समाज में क्या हो रहा है कि जो बाजार की हमारी अर्थव्यवस्था है, बाजार अर्थव्यवस्था से समाज हमारा बाजार समाज में परिवर्तित हो रहा है। बाजार अर्थव्यवस्था में तो केवल उत्पादन बढ़ाने के साधन प्रयोग किए जाते हैं, ये इन्हीं साधनों की खरीद बिक्री होती है, उत्पादित साधनों की खरीद बिक्री होती है। लेकिन बाजार समाज कैसा हो गया है कि यहाँ पर सभी वस्तुएं बिकाऊ है, चाहे वो बाजारू वस्तुएं हों चाहे वो गैर बाजार वस्तुएं हों, सभी वस्तुएं बिकाऊ हैं, चाहे वो उत्पादित हो चाहे वो उत्पादित ना हो। इनमें सामाजिक मूल्य भी आ गए, रीति रिवाज भी आ गए, मानवीय रिश्ते भी आ गए। उनका कहना था कि ये सब चीजें वर्तमान जो बाजार समाज है उसमें बिकाऊ हो गई है। और इससे क्या हो रहा है, इससे जो नागरिकता है, नागरिकता का पतन हो रहा है, क्योंकि बाजार में सभी वस्तुएं जो है वो सभी वस्तुएं बिकाऊ होने लगी है। अब इसके खिलाफ उन्होंने तर्क क्या दिए थे, क्या क्या तर्क दिए थे बाजार समाज के खिलाफ, वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं असमानता। असमानता में इन्होंने सबसे पहला क्या बताया था कि जो गरीब हैं, गरीबों के लिए जीवन जो है वो कठिन होने लगा है। तो इसमें उनका तर्क है माइकल सैंडल का कि देखिए, जब बाजार केवल विलासिता की वस्तुओं तक सीमित था, ठीक है, केवल एक वर्ग के लोग ही विलासिता की वस्तुएं खरीद पाते थे, तो दूसरे वर्ग के जो लोग होते थे, जो निम्न वर्गों के लोग होते थे, उन वर्गों के लोगों में
उस चीजों को लेकर हीन भावना उतनी ज्यादा नहीं होती थी कि जो अमीर वर्ग के लोग हैं वो विलासिता की वस्तुएं खरीद रहे हैं और हमारे पास ये वस्तुएं उपलब्ध नहीं है। देखिए जो विलासिता की वस्तुएं हैं, इससे जो अमीर गरीब का अंतर था वो ज्यादा खलता नहीं था, ठीक है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था विलासिता की वस्तुओं से। लेकिन जब शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा ये सारी चीजें भी पैसे से खरीदी जाने लगी तो इससे समाज में असमानता की स्थिति उत्पन्न होने लगी। लोगों के मन में हीन भावना ये घर करने लगी कि पैसे से आप स्वास्थ्य भी खरीद पा रहे हैं, आप शिक्षा भी खरीद पा रहे हैं, आप सुरक्षा भी खरीद पा रहे हैं। और इसके कारण जो बड़ी गरीबी है, गरीबी लोगों को एक बड़ा अभिशाप लगने लगी। ठीक। सेकंड असमानता में दूसरा तर्क उनका क्या था? क्रय शक्ति बनाम आवश्यकता। इसमें उनका कहना था कि देखिए जो बाजार है, बाजार केवल उस व्यक्ति को चीजें खरीदने की इजाजत देता है जिसके पास पैसे हैं, ना कि उस व्यक्ति को जिसे उसकी वास्तविक जरूरत है। अब बाजार में होना तो क्या चाहिए कि वस्तु उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए जिसे वास्तविक आवश्यकता है किसी वस्तु की। लेकिन खरीद कौन रहा है वस्तु को? जिसके पास पैसे हैं, उसे आवश्यकता हो या ना हो, लेकिन अगर उसके पास क्षमता है खरीदने की, क्रय शक्ति उसके पास है, तो वो वस्तुओं को खरीद ले रहा है। और इसी से क्या हो रहा है? इसी से ही समाज में असमानता में वृद्धि हो रही है। ठीक, इसे हम क्या कहेंगे कि बाजार क्रय शक्ति वाले लोगों को चीजें उपलब्ध करा रहा है, जबकि जिन लोगों को उन चीजों की वास्तविक आवश्यकता है उन्हें वो चीजें मिल नहीं पा रही है, और इससे समाज में असमानता को बढ़ावा मिल रहा है। फिर ये तो हो गया पहला तर्क बाजार व्यवस्था के खिलाफ। दूसरा है नैतिक पतन और भ्रष्टाचार। देखिए नैतिक पतन और भ्रष्टाचार में उनका कहना था कि बाजार जो होते हैं, बाजार की जो ताकतें होती है वो नैतिक रूप से पूर्ण रूप से तटस्थ नहीं होती है। उसमें क्या होता है, उसमें कोई गैर बाजार वस्तु आई बिक्री के लिए, उसका आंतरिक मूल्य गिरता है और वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। देखिए जो इसके बारे में उसका कहना था कि जो बाजार की ताकतें हैं वो पूर्ण रूप से तटस्थ नहीं होती। कोई गैर बाजार वस्तु बिक्री के लिए बाजार में आई, उसका आंतरिक मूल्य घटना और वो पूर्णतः नष्ट हो जाती है। ये उन्होंने बताया था नैतिक पतन और भ्रष्टाचार के बारे में कि देखिए जो बाजार की ताकतें हैं, बाजार की ताकतें पूर्ण रूप से तटस्थ नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो हर किसी के साथ फेयर होंगी, हर किसी के साथ सही तरीके से काम करेंगी, ऐसा नहीं होता है। बल्कि क्या होता है कि बाजार में जब कोई गैर बाजार वस्तु बिक्री के लिए आती है तो क्या होता है कि उस बाजार में उसका आंतरिक मूल्य गिरता है। गैर बाजार वस्तु का आंतरिक मूल्य जितना उसका मूल्य होगा उस मूल्य में कमी आती है, और ये कमी आते आते धीरे धीरे वो वस्तु क्या हो जाती है, वो वस्तु नष्ट हो जाती है। इसके बारे में उन्होंने दो बातें बताई थी कि देखिए जो ये वस्तु है ये नष्ट क्यों होती है, समाप्त क्यों होती है। सबसे पहले तो आएगा कि आंतरिक प्रेरणा न होना। आंतरिक प्रेरणा न होना कैसे समझ सकते हैं कि देखिए जब हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चे को हम ये कहेंगे कि तुम्हें एक पाठ याद करना है और ये पाठ याद करने के तुम्हें 10 रुपए मिलेंगे या 20 रुपए मिलेंगे, तो बच्चा पाठ को जो याद करेगा वो पाठ इसलिए याद नहीं करेगा कि इस पाठ से मुझे कुछ सीख मिलनी है। सीखने के लिए वो पाठ को याद नहीं करेगा, बल्कि किस लिए याद करेगा कि उसका ध्यान उन 10 रुपयों या 20 रुपए पर रहेगा जो हमने उसे कहा कि हम तुम्हें ये पैसे देंगे इसलिए तुम पाठ को याद करो। उसका ध्यान सीखने पर नहीं होगा, वो चीजों से फिर सीखेगा नहीं, वो केवल जो उससे मिलने वाला लाभ होगा, उस काम को करने की जो प्रेरणा होगी उस प्रेरणा की तरफ ध्यान देगा, सीखने की तरफ व्यक्ति ध्यान नहीं देगा। फिर इससे क्या होता है, इससे जो बाजार का मूल्य होता है वो सीखने की इच्छा समाप्त कर देता है। क्योंकि देखिए जब हमने मूल्य लगा दिया है कि बच्चे को एक पाठ याद करने के 10 रुपए लगेंगे, तो बाजार मूल्य लग गया एक पाठ याद करने का, तो उससे क्या होगा, इससे सीखने की प्रेरणा तो खत्म हो गई। लेकिन है नागरिक कर्तव्यों का अवमूल्यन कि देखिए जो मतदान की व्यवस्था है, मतदान की व्यवस्था में अगर हम उसे बाजार में लेकर जाएं, ठीक है, बाजार के हिसाब से मतदान की व्यवस्था को संचालित करें, तो क्या होगा, जो वोट है वोटों की खरीद बिक्री होनी शुरू हो जाएगी। खरीद बिक्री जब वोटों की शुरू हो जाएगी तो उससे क्या होगा, उससे लोकतंत्र का पतन होगा। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, लोकतंत्र तो फिर कहीं रहेगा ही नहीं जब वोटों की खरीद बिक्री हो रही है। तो जो भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्ट लोग वोट खरीद लेंगे। तो इसी के बारे में उनका कहना था माइकल सैंडन का कि देखिए जो मतदान है, जो आपका वोट है, वो वोट आपकी कोई निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि व्यक्ति के ऊपर, नागरिक के ऊपर वो एक जिम्मेदारी है। इसे अगर आप बेचते हो, वोट को अगर आप बेचते हो, तो आप वोट का नैतिक मूल्य को गिरा रहे हो। ठीक है, ये तर्क था माइकल सैंडल का नागरिक कर्तव्यों के अवमूल्यन के बारे में। समझ में आ गया होगा आपको, दोनों चीजें समझ में आ गई होगी, आंतरिक प्रेरणा भी और नागरिक कर्तव्यों का अवमूल्यन भी। अब इसके बाद हम देखते हैं सामाजिक एकजुटता को नुकसान कैसे होता है।
तो इसके भी उन्होंने दो तर्क दिए हैं कि देखिए, सबसे पहले तो जो बाजार व्यवस्था है, बाजार व्यवस्था में क्या होता है, समाज में अमीर और गरीब दो वर्ग बन जाते हैं। इन दोनों की अलग अलग जीवन शैली होती है, तो ये एक तो हो ही नहीं पाएंगे। अमीर की जीवन शैली अलग है, गरीब की जीवन शैली अलग है, दोनों में बहुत सारी असमानताएं होती हैं। ठीक है, अमीर वर्ग गरीब को अपने पास लगने नहीं देगा, गरीब वर्ग जो है वो हमेशा हीन भावना से ग्रसित रहेगा कि हमारे पास ये चीज नहीं है, हमारे पास ये सामान नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो सामाजिक एकजुटता यहाँ तो होगी ही नहीं। दूसरा इसमें आएगा सामूहिक चेतना का अंत। देखिए, जब ये दोनों वर्ग जो है, अमीर गरीब वर्ग है, दोनों अलग अलग रहेंगे, तो इससे सामूहिक चेतना तो संभव हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, सामूहिक रूप से तो वो लोग सोच ही नहीं पाएंगे, सामूहिक रूप से एक दूसरे के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। जब दोनों वर्ग ही अलग अलग रहेंगे, एकता ही नहीं होगी, तो सामूहिक चेतना कहाँ से आएगी। और इससे क्या होता है, इससे जो साझा नागरिकता होती है और सामाजिक भलाई की जो भावना होती है, वो भावना समाप्त हो जाती है। बाजार व्यवस्था के बारे में उनका ये कहना था। फिर योग्यता के अहंकार के खिलाफ उन्होंने तर्क दिया इसी में ही। योग्यता के अहंकार के बारे में उनका कहना था कि देखिए, जो बाजार व्यवस्था है या फिर जो उदारवादी नागरिकता है, उदारवादी नागरिकता का क्या तर्क है, क्या मान्यता है कि जो व्यक्ति जितनी मेहनत करेगा वो व्यक्ति उतना ही आगे बढ़ेगा, चाहे वो धन कमाएगा ज्यादा। ठीक है, जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उतना ज्यादा धन कमाएगा व्यक्ति। अब इसका खंडन किया है माइकल सैंडल ने। खंडन क्या किया है कि ये जो अवधारणा, इस अवधारणा ने जो समाज है, समाज को दो हिस्सों में बांट दिया है, और जिससे जो नागरिकता की अवधारणा है, नागरिकता की अवधारणाओं को नुकसान पहुंचा है। दो हिस्सों में कौन सो में बांट दिया है। नंबर 1, विजेताओं का अहंकार। तो सैंडल का तर्क था कि देखिए, जो आपने कहा है कि जो व्यक्ति जितनी मेहनत करेगा उतना आगे बढ़ेगा, इससे क्या होता है, इससे जो व्यक्ति समाज में आगे बढ़ जाते हैं उनमें एक प्रकार के अहंकार की भावना पैदा होती है कि भाई मैं तो अपने समाज के सदस्यों से आगे निकल गया हूँ, अच्छे पद पर पहुंच गया हूँ, या मैंने पैसा ज्यादा कमा लिया है। और वो ये सोचने लगता है कि उसकी जो जितनी भी उसकी सफलता है, उसकी सफलता में केवल उसका अकेले का हाथ है, जबकि समाज में ऐसा नहीं होता है। जो व्यक्ति आगे बढ़ा है, ठीक है, किसी भी तरीके से आगे बढ़ा है, चाहे वो आर्थिक रूप से आगे बढ़ा हो, चाहे वो सामाजिक रूप से आगे बढ़ा हो, चाहे वो राजनीतिक रूप से आगे बढ़ा हो, उसमें समाज का भी पूरा योगदान रहता है, उसमें परिवार का भी पूरा योगदान रहता है। तो इससे क्या होता है कि इससे जो विजेता है, विजेताओं में अहंकार उत्पन्न हो जाता है, जो कि सही नहीं है। दूसरा इस व्यवस्था में जो हारने वाला है, ठीक है, उस व्यक्ति का अपमान किया जाता है। अब भाई, जरूरी तो नहीं है कि जिस व्यक्ति को जीवन में लगातार हार का सामना करना पड़ा हो, उसने कोई मेहनत ना की हुई हो, ये जरूरी तो नहीं है ना। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा सफर करते हैं, लेकिन फिर भी वो जीवन में आगे सफल नहीं हो पाते। लेकिन हमारी जो ये बाजार व्यवस्था है, जो उदारवादी नागरिकता है, उसके बारे में कहना था माइकल सैंडल का कि देखिए, जो आपकी ये उदारवादी नागरिकता है, इसमें जो विजेता है, विजेता लोगों को तो बहुत बढ़ावा दिया जाता है, बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, लेकिन जो हारने वाले व्यक्ति हैं उनका आप लोग अपमान करते हो। और इससे क्या होता है, इससे जो हारने वाला व्यक्ति है उसमें हीन भावना पैदा होती है, और इससे जो समाज है, समाज में आक्रोश फैलता है। और ये वर्तमान राजनीतिक उथल पुथल का सबसे बड़ा कारण है। यह था योग्यता के अहंकार के खिलाफ तर्क। नहीं, फिर इसमें थर्ड आता है श्रम की गरिमा का अंत। श्रम की गरिमा के अंत के बारे में उन्होंने क्या कहा कि देखिए, जो वर्तमान समाज है, वर्तमान समाज में केवल उसी व्यक्ति को ज्यादा महत्व दिया जाता है, उसी व्यक्ति को ज्यादा अच्छा माना जाता है जिसके पास डिग्री ज्यादा है, जो कि बौद्धिक रूप से ज्यादा सशक्त है। जो साधारण श्रम करने वाले लोग हैं, जो सफाई कर्मी हो गए, किसान हो गए, इन लोगों की गरिमा को आप कम करके आंक रहे हैं। जबकि हमने कोरोना में देखा है कि कोरोना में जो यही लोग हैं, यही जो साधारण वर्ग के लोग हैं, इन लोगों ने ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यहाँ भी जो आपका ये उदारवादी नागरिकता का सिद्धांत है, ये सफल नहीं होता है। नहीं, लास्ट हमारा आ जाता है आधुनिक नागरिकता का समाधान। कि आधुनिक नागरिकता के बारे में उन्होंने क्या तर्क प्रस्तुत किया, उन्होंने क्या कहा कि कैसी नागरिकता होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहला तर्क उनका है श्रम की गरिमा को बहाल करना। जो श्रम है, आप श्रम की गरिमा को बहाल करिए। आप साधारण श्रम या बौद्धिक श्रम के रूप में लोगों में बंटवारा ना कीजिए। नागरिकता का पैमाना आप ये मत देखिए कि किसी व्यक्ति की कमाई कितनी है, बल्कि वो अपना जो काम कर रहा है उस काम से समाज में उसका क्या योगदान है, समाज में क्या योगदान दे रहा है, आप इस आधार पर व्यक्ति को नागरिकता प्रदान कीजिए। दूसरा उन्होंने बताया सार्वजनिक जीवन का पुनर्निर्माण। कि राज्य को क्या करना है, सार्वजनिक पुस्तकालय, पार्क, सामुदायिक केंद्र बनाए,
जहां पर जो अमीर व गरीब वर्ग के लोग हैं वो सब एक साथ सारी सुविधाओं का लाभ लें। इससे जो समुदायवादी अवधारणा है उसको सच्ची नागरिकता हो जाएगी। यह है सार्वजनिक जीवन का पुनर्निर्माण। मुख्य रूप से उन्होंने समुदायवादी नागरिकता की अवधारणा के बारे में ही बता दिया है कि जो राज्य है, राज्य क्या करे, राज्य सार्वजनिक पुस्तकालयों का निर्माण करे, पार्क बनवाए, सार्वजनिक सामुदायिक केंद्र बनवाए। इससे क्या होगा, इससे जो अमीर गरीब वर्ग के लोग हैं वो सभी लोग एक साथ रहेंगे, उनके बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ खेलेंगे, सभी काम एक साथ करेंगे। इससे उनमें आपसी समुदाय की भावना का विकास होगा, उनमें अमीर गरीब की भावना जाती रहेगी और इससे क्या होगा, इससे समुदायवादी अवधारणा की सच्ची नागरिकता लोगों को प्राप्त हो जाएगी। तो ये था माइकल सैंडल का सिद्धांत। माइकल सैंडल के बाद अब हम देख लेते हैं अलास्डायर मैकिंटायर का सिद्धांत। देखिए, इन्होंने भी नागरिकता का जो उदारवादी सिद्धांत है उस सिद्धांत का खंडन किया था और इन्होंने जो नागरिकता को नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी बताया था कि ये व्यक्तियों की एक सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कागज पर मिले हुए अधिकार हैं आपको, आपकी जिम्मेदारी है नागरिकता। पुस्तक इसकी थी 1981 में इन्होंने लिखी, आफ्टर वर्च्यू पुस्तक है इनकी, याद रखनी है हमें। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इन्होंने जो नागरिकता का अपना समुदायवादी सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत के बारे में क्या क्या कहा था। ठीक, देखिए, इन्होंने आधुनिक समाज और राजनीति पर प्रहार किया था। किस लिए किया था, किन कारणों से किया था, या प्रहार में उन्होंने तर्क क्या क्या दिए थे वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो है नैतिक पतन और भावुकतावाद। तो देखिए, इनका मानना था कि जो नैतिक निर्णय जब लोग लेते हैं तो वो तर्क के आधार पर नहीं लेते। जिस चीज को व्यक्ति अपनी पसंद या अपनी भावना के अनुसार सही मानते हैं उसे ही वो सही कहते हैं। कि देखिए, जो भावना है, भावना ही सत्य है। व्यक्ति के मन में जो भावना है वही सही है और कुछ सही नहीं है और कुछ नैतिक नहीं है। व्यक्ति जो निर्णय लेते हैं वो निर्णय ऐसे इसलिए नहीं लेते कि कौन सा निर्णय सही है कौन सा गलत है, तर्क के आधार पर कोई निर्णय लिया जा रहा है। तर्क के आधार पर लोग निर्णय नहीं लेते। ज्यादातर लोग निर्णय कैसे लेते हैं, वो इस आधार पर लेते हैं कि उनके लिए क्या सही है और उनके लिए क्या गलत है। इस आधार पर जो निर्णय लिए जाएंगे वो केवल अपने लिए लिए जाएंगे, केवल ये सोचकर लिए जाएंगे कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। तर्क के आधार पर व्यक्ति निर्णय नहीं लेते हैं। इसमें उनका कहना था कि देखिए, इसके लिए कोई साझा मापदंड नहीं है। जो नैतिक निर्णय है, नैतिक निर्णय लेने के लिए कोई साझा मापदंड नहीं है कि हम लोग के कोई एक मापदंड अपना ले और उस मापदंड के आधार पर किसी भी चीज को सही या गलत ठहरा दे। कैसे कि जैसे देखिए, जो गर्भपात हैं, समाज में जो गर्भपात हो रहे हैं, युद्ध होते हैं या किसी व्यक्ति के साथ न्याय अन्याय होता है, इस तरह के जो मुद्दे होते हैं, ये समाज में होने वाली ऐसी बहसें हैं जो कि कभी भी समाप्त नहीं होगी और इनका कोई तार्किक निष्कर्ष भी नहीं निकाला जा सकता। हम अपनी भावना के आधार पर निर्णय लेते हैं, उस निर्णय के कोई साझा मापदंड नहीं होता। हमने तो किसी चीज को कह दिया कि मैं ये चीज सही है, सामने वाले के लिए हो सकता है कि वो चीज गलत हो। इसमें उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे देखिए, जो गर्भपात होता है, कोई किसी महिला का गर्भपात हुआ तो समाज के अन्य लोग कह देंगे कि उसने गलत किया है, लेकिन हो सकता है कि जो गर्भपात कराया गया है वो उसके स्वास्थ्य को, महिला के स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके कराया गया हो या किसी और क्रिटिकल कंडीशन की वजह से किया गया हो। तो युद्ध होते हैं, युद्ध में एक देश तो कहता है कि मैंने अपनी संप्रभुता बचाने के लिए युद्ध किया है, दूसरा देश है वो मेरे ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है इसलिए युद्ध किया है। तो दोनों के अपने अपने तर्क हैं, उस आधार पर आप नहीं कह सकते, तार्किक निष्कर्ष आप निकाल ही नहीं सकते हो इन चीजों में कि कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है। तो इसलिए ये ऐसी बहसें हैं जो कभी समाप्त नहीं हो सकती हैं और इन्हीं के आधार पर कोई तार्किक निष्कर्ष भी नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, आप नहीं कह सकते कि नैतिक पतन क्या है या भावुकतावाद क्या है, आप इस बारे में नहीं कुछ भी बोल सकते हो। दूसरा, अबाधित स्व और सामाजिक अलगाव की भावना। देखिए, अबाधित स्व क्या होता है, इसके बारे में उन्होंने बताया कि देखिए, जो आधुनिक उदारवादी दर्शन है उसमें जो मनुष्य है वो अपने इतिहास, परंपरा आदि से कट रहा है, स्वयं को स्वतंत्र चयनकर्ता समझ रहा है, इससे वो समाज में दिशाहीन हो रहा है। ठीक है, ये है अबाधित स्व। कि देखिए, जो समाज है, समाज में जो आधुनिक समाज है, आधुनिक समाज में क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति हैं, जो मनुष्य है, वो अपने इतिहास से, अपनी परंपराओं से कटता जा रहा है। वो ये मत समझकर चल रहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा ना तो इतिहास कुछ है, ना मेरी परंपराएं कोई महत्व रखती है, ना मेरा इतिहास कोई महत्व रखता है, ना मेरी भाषा, ना मेरा समाज, सोशल सर्किल मेरा कोई महत्व रखता, कुछ महत्व नहीं रखता। जो भी है वो स्वयं मैं ही हूँ। और इस तरीके से क्या हो रहा है, इस तरीके से जो व्यक्ति है, व्यक्ति दिशाहीन हो रहा है समाज में। ठीक है, उसे ये नहीं पता चल रहा है कि समाज में मुझे करना क्या है। जबकि जो उन्होंने तर्क दिया अलास्डायर ने
तो उनका तर्क क्या था कि व्यक्ति जो है वो समाज से कभी भी पूरी तरीके से कट नहीं सकता है, ठीक है, वो पूरी तरीके से कट नहीं सकता है। अगर उसके सामने ये प्रश्न रखा जाए कि मैं क्या करूं, तो इसका उत्तर उसे तभी पता होगा जब उसे ये पता होगा कि वो समाज की किस कहानी का हिस्सा है, ठीक है। इसका मतलब उनका कहने का ये था कि देखिए, जैसे मैं हूँ, मैं अगर ये बोल देती हूँ कि मैं समाज से पूरी तरीके से अलग हूँ, मैं, मेरे ऊपर कोई रीति रिवाज नहीं है, कोई परंपराओं का कोई भी महत्व मेरे साथ में सामने नहीं है, समाज से मैं बिल्कुल अलग हूँ, बिल्कुल कट गई हूँ, मेरा कोई इतिहास नहीं है, मेरी कोई परंपराएं नहीं है। उसके बाद मैं अगर ये सोचने लगूं कि मुझे कुछ काम करना है, तो मैं अपने आप से क्या मांगूंगी कि मुझे क्या काम करना चाहिए। अब अगर मैं कोई भी काम करूंगी तो उस काम में कहीं ना कहीं समाज भी जरूर उपस्थित होगा, कहीं ना कहीं मेरी रीति रिवाज भी जरूर उपस्थित होंगे, सामाजिक परंपराएं भी होंगी, मेरी भाषा भी होगी, संस्कृति भी होगी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर मुझे तभी मिल पाएगा जब मुझे पता होगा कि मैं कहाँ हूँ, किस जगह पर हूँ, किस समाज में हूँ, कौन सी मेरी भाषा है, कौन सी मेरी संस्कृति है। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि जो ये आधुनिक अबाधित स्व की अवधारणा है, ये अवधारणा गलत है। इससे जो व्यक्ति है, व्यक्ति को समाज से अलगाव होता जा रहा है, व्यक्ति समाज से अलग होता जा रहा है। फिर आता है राजनीति लोक कल्याण के बजाय एक प्रबंधन बन गया है। इसमें उनका क्या तर्क था कि देखिए, जो आधुनिक समाज है उसमें दो मुख्य चरित्र हैं। कौन कौन से? पहला तो होगा मैनेजर, और ये मैनेजर कैसा होगा? ब्यूरोक्रेटिक, ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजर। और दूसरा है थेरेपिस्ट या चिकित्सक। इनके काम क्या क्या हैं दोनों के? मैनेजर का काम होगा सामाजिक संसाधनों का लाभ और कुशलता के आधार पर व्यवस्थीकरण। थेरेपिस्ट का काम क्या होगा कि जो इस व्यवस्था से परेशान व्यक्ति है उसे शांत करना। उन्होंने कहा कि जो वर्तमान समय में जो राजनीति है उसका उद्देश्य साझा भलाई नहीं रहा। इसमें जो राज्य है वो केवल ऐसी मशीन है जो अलग अलग स्वार्थी हितों में समझौता कराती है। ये कहना था उनका राजनीति के बारे में कि देखिए, जो आधुनिक समाज है, आधुनिक समाज में मुख्य रूप से दो चरित्र काम कर रहे हैं। एक तो होगा मैनेजर, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजर होगा, जिसे हम प्रबंधक भी कह देते हैं। ये काम क्या करता है? ये करता है कि जो सामाजिक संसाधन है, समाज में जो संसाधन है, उनका जो बंटवारा होगा, उनका बंटवारा या उनका व्यवस्थीकरण लाभ और कुशलता के आधार पर करता है कि किन लोगों को लाभ देना चाहिए, कौन लोग कुशल है उन संसाधनों का व्यवस्थीकरण या प्रबंधन करने में सक्षम है। फिर थेरेपिस्ट जो चिकित्सक है, उसका काम क्या होगा कि जो इस व्यवस्था से, ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था से परेशान व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को शांत करना चिकित्सक का या थेरेपिस्ट का काम हो गया है। और आधुनिक समय में जो राजनीति है, राजनीतिक लोक कल्याण के का काम नहीं करती, बल्कि ये क्या कर रही है? ये प्रबंधन बनती जा रही है। राजनीति का जो उद्देश्य हो गया है वर्तमान समय में, राजनीति का उद्देश्य साझा भलाई करना नहीं रह गया है, बल्कि राज्य को एक ऐसी मशीन के रूप में देखा जा रहा है कि जो अलग अलग स्वार्थी हित, यहाँ भी स्वार्थी हित और यहाँ भी स्वार्थी हित, जो अलग अलग स्वार्थी हितों में समझौता करा रही है। फिर आता है गुणों का स्थान बाजार ने ले लिया है कि देखिए, मानव जीवन का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत गुणों का विकास। और गुणों का विकास कैसे हो सकता है? समाज में रहकर हो सकता है। लेकिन जब व्यक्ति समाज से ही कट रहे हैं, समाज से ही अलग होते जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि इससे व्यक्तियों में गुणों का तो विकास नहीं हो रहा है, बल्कि उनमें ऐसी प्रवृत्तियों का विकास हो रहा है जो कि ज्यादा लाभ कमाने के ऊपर, स्वार्थी हितों को बढ़ावा देने के ऊपर केंद्रित है। फिर नागरिकता का विवाह विच्छेद कि देखिए, जो वर्तमान उदारवाद है वो क्या कर रहा है? वो नागरिक को समाज से अलग कर रहा है। नागरिक क्या कर रहे हैं? नागरिक अधिकार तो मांग रहे हैं, लेकिन सामूहिक कर्तव्य से मुंह चुरा रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है? इससे नागरिकता में एक विच्छेद की भावना उत्पन्न हो रही है, ठीक है। कि देखिए, जो वर्तमान उदारवाद का सिद्धांत है, उदारवाद का सिद्धांत किस चीज पर बल देता है? व्यक्ति की स्वतंत्रता पर ज्यादा बल देता है, व्यक्ति के अधिकारों पर ज्यादा बल देता है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे जो समाज के नागरिक है वो समाज से अलग हो रहे हैं। क्यों अलग होते जा रहे हैं? क्योंकि जो नागरिक है, नागरिक अधिकार तो मांग रहे हैं, ठीक है, अधिकारों के लिए तो वो कह रहे हैं कि हमें अधिकार दीजिए, हमें अधिकार दीजिए, लेकिन समाज के प्रति जो उनके सामूहिक कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों से वो मुंह चुरा रहे हैं। इस तरीके से जो समाज है, समाज में एक कैसी सामाजिक बीमारी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो अब हम देख लेते हैं, ये तो उन्होंने तर्क दिए हैं आधुनिक समाज के खिलाफ और उदारवाद के खिलाफ। अब उन्होंने अपने सिद्धांत के बारे में क्या बताया है, अभी हम ये देख लेते हैं सिद्धांत में क्या क्या तर्क दिए हैं उन्होंने। सिद्धांत के स्तंभ उसने किसने बताया? सच्ची नागरिकता के पुनर्जीवन हेतु 3 तर्क दिए हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1, सामाजिक व्यवहार
व आंतरिक मूल्य। देखिए, सामाजिक व्यवहार के बारे में उनका क्या कहना था कि जो समाज है, समाज में कई तरह के व्यवहार होते हैं, कई व्यवहार या कार्य, जैसे कृषि कार्य, विज्ञान, कला, इस तरह के ये कई तरह के व्यवहार समाज में होते हैं। प्रत्येक जो व्यवहार होगा या प्रत्येक जो काम होगा उससे व्यक्ति को दो लाभ प्राप्त होते हैं। एक तो होगा पैसा या प्रसिद्धि प्राप्त होती है, दूसरा होगा आंतरिक लाभ। आंतरिक लाभ कैसा होगा? उसमें ईमानदारी या भाईचारे की भावना में वृद्धि होती है। तो उनका मानना था कि जो उदारवादी नागरिकता से संबंधित विचारक हैं, वो प्रथम नंबर का जो लाभ है, इस लाभ के पीछे तो भाग रहा है, लेकिन जो आंतरिक लाभ हुआ है, व्यक्ति को आंतरिक लाभ हो रहा है, उस लाभ का वो क्या कर रहा है? उस लाभ को वो इग्नोर कर रहा है। ठीक, मैकिंटायर का तर्क था कि जो समाज है, जो नागरिक हैं, नागरिकों को कोई भी वो काम करेंगे तो उसके लिए उसे आंतरिक लाभ भी प्राप्त करना है और बाहरी लाभ भी प्राप्त करना है। दोनों, पैसा और प्रसिद्धि भी प्राप्त करनी है और आंतरिक लाभ भी प्राप्त करना है। ये था उनके सिद्धांत का पहला स्तंभ, सामाजिक व्यवहार और आंतरिक मूल्य। दूसरा है जीवन की कथात्मक एकता। इसमें जो मैकिंटायर है, उनका कहना है कि देखिए, जो उदारवादी सिद्धांत के मानने वाले हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति स्वतंत्र है, एक द्वीप की तरह है, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई अंकुश नहीं है। जबकि मैकिंटायर ने इस चीज का खंडन किया है। उसने कहा है कि व्यक्ति के ऊपर समाज, रीति रिवाज, परंपराओं का अंकुश होता है। फिर थर्ड है जीवित परंपराएं। उन्होंने बताया कि जो परंपरा है वो एक ऐतिहासिक बहस है, जीवित ऐतिहासिक बहस है। जो नागरिक हैं, उनके जो कार्य हैं, वो नैतिक परंपरा को छोड़ना नहीं है, बल्कि समाज के भीतर रहकर उसमें लगातार सुधार करना है। ठीक, ये था मैकिंटायर का सिद्धांत। इसमें जीवित परंपराओं के बारे में उसने कहा था कि समाज में जो भी परंपराएं हैं, वो परंपराएं एक ऐतिहासिक बहस है, एक जीवित बहस है। उनमें अगर कुछ कमी है तो आपको ऐसा नहीं करना है कि उन नैतिक परंपराओं को छोड़ देना है, बल्कि आपको समाज का लगातार सुधार करने का प्रयास करना है, उन परंपराओं को लगातार सुधारने का प्रयास करना है। तो देखिए, आज हमने देख लिए हैं नागरिकता के समुदायवादी सिद्धांत से संबंधित दो विद्वान हमने आज कवर कर लिए हैं। जो बाकी के दो विद्वान हैं उन्हें हम कल कवर करेंगे, और जो हमारा नागरिकता का सिद्धांत है या जो हमारा नागरिकता वाला टॉपिक है, ये टॉपिक फिर कंप्लीट हो जाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।